नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका कक्षा 11 की समाजशास्त्र की ऑनलाइन क्लास में। आज हम पाठ 4 संस्कृति तथा समाजीकरण पढ़ेंगे। संस्कृति तथा समाजीकरण में सबसे पहले हम संस्कृति का अर्थ, विशेषताएं एवं तत्व पढ़ेंगे। मनुष्य इसलिए मनुष्य है क्योंकि उसके पास उसकी संस्कृति है। इसमें बताया गया है कि मनुष्य को मनुष्य इसलिए कहा गया है, वो मनुष्य इसलिए मनुष्य क्योंकि उसके पास अपनी संस्कृति है। उसकी संस्कृति के आधार पर ही उसे प्राणी जगत के अन्य प्राणियों से अलग किया जाता है। संस्कृति के कारण ही मनुष्य जो है अन्य प्राणियों से अलग है, भिन्न है। यदि मनुष्य को उसकी संस्कृति से अलग कर दिया जाए तो वह अन्य पशुओं के समान हो जाएगा। अगर मनुष्य जो है उसको उसकी संस्कृति से अलग कर दिया जाए तो वो पशुओं के समान हो जाएगा। मानव ही संसार में वह प्राणी है जो अपनी विशिष्टताओं के कारण संस्कृति का निर्माण कर सकते हैं, और इस संसार में मानव ही एक प्राणी है जो अन्य सभी से अलग है और जो अपनी विशिष्टताओं के कारण, अपनी विशेषताओं के कारण संस्कृति का निर्माण कर सका है, कर पाया है। शारीरिक दृष्टि से देखा जाए तो मनुष्य बहुत विशाल या बलिष्ठ नहीं है। अगर हम उसकी शारीरिक संरचना, शारीरिक बनावट को देखें तो उस शारीरिक बनावट को देख करके मनुष्य ज़्यादा शक्तिशाली प्राणी नहीं है। मनुष्य से कहीं ज़्यादा अधिक शक्तिशाली हाथी, घोड़े, घड़ियाल, भेड़िए, शेर आदि हैं। पर मनुष्य में पर्याप्त विकसित मस्तिष्क है, और मनुष्य में क्या है जो पर्याप्त मस्तिष्क है जो उसे अपने अस्तित्व को बनाए रखने व पशुओं पर नियंत्रण कर लेने की क्षमता प्रदान करता है। अब आता है संस्कृति का अर्थ। संस्कृति शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया जाता है। यहाँ पर बताया गया संस्कृति शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया जाता है। सामान्यतः संस्कृति का अर्थ सुसंस्कृत होने से लगाया जाता है। सुसभ्य, सुसंस्कृत, सुसंस्कारित से लगाया जाता है। मनुष्य द्वारा परिष्कृत भाषा, अच्छा पहनावा, शालीन व्यवहार, खान पान, रहन सहन के तरीके, धर्म, आचार विचार, मनोरंजन के साधन आदि के प्रयोग को संस्कृति में सम्मिलित किया जाता है। कि मनुष्य का जो परिष्कृत भाषा है, यानी वो किस प्रकार की भाषा बोलता है, उसका पहनावा, उस शालीन व्यवहार, उसका जो व्यवहार है, खान पान है, रहन सहन का जो तरीका है, धर्म, आचार विचार, मनोरंजन के जो साधन हैं, उन साधनों को संस्कृति में शामिल किया जाता है। लेकिन यह संस्कृति के प्रति समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण नहीं है। कह रहे हैं संस्कृति के प्रति समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण नहीं, समाजशास्त्रीय नज़रिया नहीं है। संस्कृति शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है। अगर कहा जाए संस्कृति शब्द की संरचना कैसे हुई, संस्कृति शब्द कैसे बना, तो संस्कृति शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है। संस्कृति तथा संस्कृत दोनों ही संस्कार से बने हैं। अब यहाँ पर जो संस्कृति शब्द है तथा संस्कृत है, ये दोनों ही शब्द जो है संस्कार से बने हैं, और संस्कार का शाब्दिक अर्थ है कुछ धार्मिक क्रियाओं की पूर्ति करना, अर्थात विभिन्न संस्कारों के माध्यम से सामूहिक जीवन के उद्देश्यों की प्राप्ति करना। मानवशास्त्री संस्कृति शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में करते हैं। उनके अनुसार संस्कृति के विभिन्न आयाम बच्चा सामूहिक जीवन में सहभागिता के द्वारा बचपन से ही सीखता है। अब जो कह रहे हैं मानवशास्त्री हैं, मानवशास्त्री ने संस्कृति शब्द का प्रयोग क्या है कई अर्थों में किया है, और उन मानवशास्त्रियों के अनुसार संस्कृति के विभिन्न आयाम बच्चा सामूहिक जीवन में सहभागिता के द्वारा बचपन से ही सीखता है और सीखता रहता है। सीख कर ही एक व्यक्ति समाजीकृत प्राणी बनता है। जो व्यक्ति बचपन से सीखता है और सीखते रहने के कारण वो एक अच्छा प्राणी, समाजीकृत, समाज के द्वारा स्वीकृत एक प्राणी बनता है। टायलर के अनुसार, टायलर एक समाजशास्त्री हैं, टायलर के अनुसार संस्कृति वह जटिल समग्रता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून, प्रथा और ऐसी ही अन्य क्षमताओं और आदतों का समावेश रहता है जिन्हें मनुष्य समाज के सदस्य के नाते प्राप्त करता है। इस परिभाषा में टायलर ने संस्कृति को सामाजिक विरासत माना है जिसे मनुष्य समाज का सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। हर्षकोविट्ज़ ने संस्कृति की संक्षिप्त परिभाषा देते हुए लिखा है। अब इसी संबंध में संस्कृति के संदर्भ में फेमस समाजशास्त्री ही हर्षकोविट्ज़ ने भी परिभाषा दी है। संस्कृति पर्यावरण का
मानव निर्मित भाग है। इस परिभाषा में हर्शकोविट्ज़ ने स्पष्ट किया कि संपूर्ण पर्यावरण को हम संस्कृति नहीं कह सकते हैं, बल्कि संस्कृति वही कहलाएगी जो मनुष्य द्वारा निर्मित है। मनुष्य द्वारा निर्मित इन वस्तुओं को दो भागों में बांटा जा सकता है, जो एक मूर्त है जिसे छुआ जा सकता है, देखा जा सकता है, तथा दूसरी वह जिन्हें छुआ व देखा नहीं जा सकता। जो मूर्त होती है उसे छुआ जा सकता है, देखा जा सकता है, और दूसरी होती है अमूर्त जिसे छुआ व देखा नहीं जा सकता। आकबर ने इसी आधार पर संस्कृति के दो प्रकार बताए, भौतिक व अभौतिक संस्कृति। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर संस्कृति मानव की वह विरासत है जो उसे समाज का सदस्य होने के नाते प्राप्त होती है। सामाजिक प्राणी के रूप में व्यक्ति अपने समाज से जो कुछ प्राप्त करता है वह सीखता है, वही सामाजिक ज्ञान उसकी सामाजिक विरासत कहलाता है। सीखा हुआ यही ज्ञान संस्कृति कहलाता है। अब जो क्या है, मनुष्य के द्वारा जो सीखा हुआ ज्ञान है, जो उसे सामाजिक ज्ञान उसकी सामाजिक विरासत कहलाता है, वही सीखा हुआ ज्ञान संस्कृति कहलाता है। ऊपर अध्याय में संस्कृति की विभिन्न परिभाषाओं का उल्लेख किया जा चुका है और संस्कृति को और अधिक स्पष्टता समझने के लिए, अच्छी तरह समझने के लिए हम उसकी विशेषताओं पर विचार करेंगे। संस्कृति की कुछ सर्वमान्य विशेषताएं निम्न हैं। ये संस्कृति की सर्वमान्य, सभी के द्वारा मान्य, यानी सभी समाजशास्त्रियों के द्वारा मान्य विशेषताएं दे रखी हैं। जिसमें पहली विशेषता है संस्कृति मानव निर्मित है। संस्कृति मानव निर्मित है। जैसा हमने पहले परिभाषा में पढ़ा था कि संस्कृति मानव के द्वारा निर्मित है, तो इसकी पहली परिभाषा संस्कृति मानव निर्मित है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी के रूप में ही संस्कृति का निर्माण करता है। अब मनुष्य क्या है, सामाजिक प्राणी, और सामाजिक प्राणी होने के कारण से उसने संस्कृति का निर्माण किया है, वह संस्कृति का निर्माण करता है। मनुष्य में कुछ शारीरिक और मानसिक विशेषताएं भी पाई जाती हैं, जैसे सीधे खड़े होने की क्षमता, विकसित और मेधावी मस्तिष्क, हाथों की संरचना, गर्दन की रचना आदि उसे अन्य प्राणियों से विशिष्ट बनाती है। कह रहे हैं कि मनुष्य में शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की विशेषताएं, भिन्नताएं पाई जाती हैं। जैसे मनुष्य सीधे खड़ा हो सकता है और जानवर या अन्य दूसरे जो प्राणी हैं, जीव हैं, वो सीधे खड़े नहीं हो सकते है। और मेधावी मस्तिष्क, और मनुष्य में एक अपना विकसित मस्तिष्क भी होता है। हाथों की संरचना अलग होती है, अन्य दूसरे प्राणियों में हाथ नहीं होते हैं, और मनुष्य में हाथों की संरचना है। गर्दन की रचना, अन्य दूसरे जो प्राणी हैं, जीव हैं, उनमें गर्दन की जो रचना होती है वो अलग होती है और मनुष्य में अलग होती है। इन सभी के कारण से उसे अन्य प्राणियों से वो विशिष्ट बनाते हैं। ये सभी क्षमताएं अन्य प्राणियों में नहीं पाई जाती हैं। मानव ने इन क्षमताओं के द्वारा ही नए नए आविष्कार किए हैं और अपनी नई विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति भी की है। मानव के द्वारा किए गए आविष्कार व उसके अनुभव मिलकर ही संस्कृति का निर्माण करते हैं। दूसरा, संस्कृति सीखी जाती है। अब का इसमें बताया गया कि संस्कृति, पहला तथा संस्कृति मानव द्वारा निर्मित है। दूसरी विशेषता आती है संस्कृति सीखी जाती है। संस्कृति मानव को वंशानुक्रमण में प्राप्त नहीं होती है, यानी कि वंशानुक्रमण का मतलब है कि पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित नहीं होती, यानी कि पिता से बच्चे में, उसके बाद उसके बच्चे में, इस तरीके से वो हस्तांतरित नहीं होती, पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चलती। वंशानुक्रमण का अर्थ गलत ये है, बल्कि यह तो समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा सीखी जाती है। ये जो संस्कृति है ये समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा ग्रहण की जाती है, सीखी जाती है। हॉबल ने कहा है कि संस्कृति सीखा हुआ व्यवहार है। जब बच्चे का जन्म होता है तो वह एक जैविक प्राणी होता है, वह समाज के बारे में अनभिज्ञ होता है। अब इसमें हॉबल एक समाजशास्त्री है, इन्होंने कहा है कि संस्कृति एक सीखा हुआ व्यवहार है। संस्कृति सीखा हुआ व्यवहार है। जब बच्चे का जन्म होता है तो वह एक जैविक प्राणी होता है। आप लोगों ने भी देखा होगा, बच्चा जब जन्म लेता है तो उसे किसी भी चीज़ का ज्ञान नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे जब वह समाज के साथ में रहता है, समाज के संपर्क में आता है, व्यक्तियों के संपर्क में आता है, तो धीरे धीरे सारी चीज़ें सीखने लगता है। वह समाज के बारे में अनभिज्ञ होता है कि उसका जन्म कहाँ हुआ है।
उसे यह नहीं पता होता है उसका जन्म कहाँ हुआ है, किस जाति में है या किस परिवार में हुआ है, किस परिवार में हुआ है या किस जाति में हुआ है। समाज में रहकर ही वह इन सब चीज़ों से परिचित होता है। और जब बच्चा बताया कि एक जैविक प्राणी है, उसे किसी भी बात का ज्ञान नहीं होता, वो समाज में रह कर के ही धीरे धीरे इन सारी चीज़ों से परिचित होता है, इन सारी चीज़ों को समझता है कि वह किस जाति का है, किस परिवार का है, वो किस वंश का है, तथा समाज में व्यवहार करना सीखता है। व्यक्ति के सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों का संपूर्ण योग ही संस्कृति कहलाता है। अगर कहा जाए संस्कृति किसे कहते हैं, तो व्यक्ति के सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों का संपूर्ण योग ही संस्कृति कहलाता है। जन्म के समय मानव शिशु पशु शिशु में कोई विशेष अंतर नहीं होता है। जब बच्चा जन्म लेता है, शिशु जब जन्म लेता है, तो मानव शिशु और पशु शिशु में, यानी मानव के बच्चे में और पशु के बच्चे में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं होता। मानव शिशु संस्कृति को सीखकर ही सामाजिक प्राणी के रूप में परिवर्तित होता है। संस्कृति सीखा हुआ व्यवहार है, परंतु प्रत्येक सीखा हुआ व्यवहार संस्कृति नहीं होता है। पशुओं में भी सीखने की क्षमता पाई जाती है, और पशु जो होते हैं उनमें भी सीखने की कैपेसिटी होती है, सीखने की क्षमता होती है, पाई जाती है। मानव के साथ रहते रहते पशु भी बहुत कुछ व्यवहार सीख जाते हैं। आपने देखा होगा घरों में पालतू कुत्ते बिल्ली पाले जाते हैं, उनको धीरे धीरे हम जिस प्रकार का व्यवहार करना सिखाते हैं, वो धीरे धीरे वो इन सारी बातों को सीख जाते हैं। तो इसमें भी यही कहा गया कि मानव के साथ साथ रहते रहते पशु भी बहुत कुछ व्यवहार सीख जाते हैं, किंतु पशु द्वारा सीखा हुआ व्यवहार उसका पशु के द्वारा सीखा गया व्यवहार व्यक्तिगत है, ना कोई सामूहिक व्यवहार का अंग। इसी कारण पशुओं के द्वारा सीखा गया व्यवहार संस्कृति नहीं बन सकता। अब कह रहे हैं इसी कारण से जो पशु व्यवहार करना सीखते हैं उसको हम संस्कृति नहीं कह सकते, या संस्कृति वो नहीं बन सकता है। मानव के द्वारा सीखा गया व्यवहार सामूहिक है, जिसे हम प्रथाओं, परंपराओं, रूढ़ियों, जन रीतियों आदि के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। क्योंकि पशु जो कुछ भी सीखता है वो आगे अपनी पीढ़ी को नहीं सिखा सकता, इस कारण से उसका वो व्यवहार सामूहिक व्यवहार नहीं कहलाता, वो संस्कृति नहीं बन सकता, और क्योंकि उसका वो व्यक्तिगत व्यवहार है। और वहीं मानव के द्वारा सीखा गया व्यवहार सामूहिक है, जिसे हम प्रथाओं, परंपराओं, रूढ़ियों, जन रीतियों आदि के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तीसरी आती है संस्कृति हस्तांतरित की जाती है। चूँकि संस्कृति सीखी जा सकती है, इसलिए यह आसानी से एक समूह से दूसरे समूह को, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित हो जाती है। मानव संस्कृति का हस्तांतरण मुख्य रूप से भाषा के माध्यम से करता है। कह रहे हैं अब संस्कृति हस्तांतरित की जाती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रवेश कर जाती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी सीखती है। अब इसमें बताया गया है कि चूँकि संस्कृति सीखी जाती है, इसलिए यह आसानी से एक समूह से दूसरे समूह को या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित हो जाती है। मानव संस्कृति का हस्तांतरण मुख्य रूप से भाषा के माध्यम से करता है। अब कह रहे हैं मानव जो है संस्कृति का हस्तांतरण भाषा के द्वारा करता है, बोली के द्वारा करता है। भाषा लेखन व प्रतीक ही वह माध्यम है जिसके द्वारा मानव ज्ञान का अर्जन व अर्जित ज्ञान का हस्तांतरण कर पाता है। अब यहाँ पर बताया गया कि भाषा के द्वारा भाषा जो है, भाषा लेखन व प्रतीकी वह माध्यम है जिसके द्वारा मानव ज्ञान का अर्जन व अर्जित ज्ञान का हस्तांतरण कर पाता है। पशु मानव से कुछ व्यवहार सीख तो लेते हैं, लेकिन पशुओं में मानव की भांति सिखाने की क्षमता का अभाव पाया जाता है। जैसे अभी बताया गया कि मानव का व्यवहार सामूहिक व्यवहार होता है, लेकिन जो पशुओं का व्यवहार होता है वो सामूहिक व्यवहार ना होकर के व्यक्तिगत व्यवहार होता है। पशु मानव से कुछ व्यवहार सीखते हैं। इसमें बताया गया है, इसमें कहा जा रहा है कि पशु जो है मानव से बहुत कुछ व्यवहार सीख तो लेते हैं, लेकिन पशुओं में मानव की भांति सिखाने की क्षमता का अभाव होता है। वो सीख तो लेता है, लेकिन वो दूसरे पशुओं को या किसी अन्य व्यक्ति को सिखाने में सक्षम नहीं होता, इस क्षमता का उसके अंदर अभाव पाया जाता है। भाषा ज्ञान के अभाव के कारण वे सीखे गए व्यवहार को अन्य पशुओं में नहीं सिखा पाते।
क्योंकि उनके अंदर भाषा का ज्ञान का अभाव होता है। इस अभाव के कारण वो अपने सीखे गए ज्ञान को अन्य पशुओं को नहीं सिखा पाते। संस्कृति की इसी विशेषता के कारण मानव अपने पूर्वजों के द्वारा अर्जित ज्ञान को सिखाता है, सीखे गए ज्ञान को परिमार्जित करता है तथा अपने द्वारा किए गए आविष्कारों व अनुभवों को संजोकर नई पीढ़ी को हस्तांतरित करता है। हस्तांतरण का एक क्रम चलता रहता है। इसे मानव का ज्ञान व संस्कृति का कोश दिनों दिन समृद्ध होता जाता है। चौथी विशेषता आती है संस्कृति सामाजिक होती है। संस्कृति ही एक समाज की संपूर्ण सामाजिक जीवन पद्धति को प्रदर्शित करती है। संस्कृति किसी व्यक्ति विशेष द्वारा नहीं बनाई जाती है, अपितु यह संपूर्ण समाज की देन होती है। मानव की वही उपलब्धि संस्कृति का हिस्सा बनती है जिसमें समस्त समाज की भागीदारी होती है। कभी कभी एक या दो व्यक्ति मिलकर किसी नई चीज़ की खोज या कोई नया आविष्कार करते हैं। अब इसमें बताया गया कि कभी कभी जो है एक दो व्यक्ति मिलकर के किसी नई चीज़ की खोज करते हैं, आविष्कार करते हैं, पर वह जब तक संस्कृति नहीं कहलाती, नहीं कही जा सकती जब तक कि उसे समस्त समाज द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं होती या समस्त समाज उसे मान्यता नहीं दे देता। इसमें तात्पर्य ये है, अगर कोई भी व्यक्ति कोई नई खोज करता है, आविष्कार करता है, उसको संस्कृति तब तक नहीं कह सकते जब तक कि समाज उसे स्वीकार ना करे, समाज के द्वारा उसे मान्यता प्राप्त ना हो। संस्कृति में सम्मिलित परंपराएं, जनरीतियाँ, रूढ़ियाँ, प्रथाएं, धर्म, दर्शन, कला, भाषा, विज्ञान आदि व्यक्ति जीवन विधि की अपेक्षा संपूर्ण समाज की विधि को प्रदर्शित करती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संस्कृति में सामाजिकता का गुण निहित है तथा समाज की ही देन है। फिर आती है पांचवी विशेषता, प्रत्येक समाज की एक विशिष्ट संस्कृति होती है। पांचवी विशेषता में कहा जा रहा है कि प्रत्येक समाज की अपनी एक विशिष्ट संस्कृति पाई जाती है। इसका कारण यह है कि अलग अलग समाजों में भौगोलिक एवं सामाजिक परिस्थितियों में भिन्नता पाई जाती है। भौगोलिक एवं सामाजिक भिन्नताओं के कारण प्रत्येक समाज की आवश्यकताएं भी भिन्न भिन्न होती हैं। अपनी इन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानव अनेक आविष्कार करता है। मानव द्वारा किए गए आविष्कार ही संस्कृति को एक नया रूप प्रदान करते हैं। अलग अलग समाजों की आवश्यकताओं भिन्नता होने के कारण ही प्रत्येक समाज की संस्कृति में भी विशिष्ट बन जाती है। उसी संस्कृति के अनुरूप प्रत्येक समाज में के सदस्यों के व्यवहारों में पर्याप्त भिन्नता दिखाई देती है। सांस्कृतिक विभिन्नताओं के होते हुए भी संस्कृति के कुछ तत्व सामान्यतः सभी समाजों में एक समान पाए जाते हैं। कुछ संस्थाएं जैसे परिवार, विवाह, नातेदारी, धर्म, शिक्षा व कानून आदि सभी समाजों में देखी जा सकती है। इन संस्थाओं के कार्य भी सभी समाजों में लगभग एक जैसे हैं। प्रत्येक समाज में संस्कृति के कुछ तत्व समान होते हैं तो कुछ तत्व असमान भी होते हैं। ये तत्व ही प्रत्येक समाज की संस्कृति को विशिष्ट बनाते हैं। छठी आती है संस्कृति मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। मानव की अनेक शारीरिक, मानसिक एवं भौतिक आवश्यकताएं होती हैं। संस्कृति मानव की इन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायता प्रदान करती है। प्रकारवादी समाजशास्त्री मैलिनोवस्की एवं रेडक्लिफ ब्राउन की मान्यता है कि संस्कृति का कोई तत्व बेकार नहीं होता। इन दोनों समाजशास्त्रियों का मानना है कि संस्कृति का जो तत्व है, इसका कोई भी तत्व बेकार नहीं है। बच्चों, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि संस्कृति का कोई तत्व बेकार नहीं होता, स्पष्ट कीजिए, यानी समझाइए या स्पष्ट कीजिए। तो आपको समझाना है कि संस्कृति का कोई भी तत्व बेकार नहीं होता, बल्कि वह मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। जब तक कि किसी सांस्कृतिक तत्व का समाज में योगदान समाप्त हो जाता है तो उसका अस्तित्व भी धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। वह सांस्कृतिक तत्व तब तक ही संस्कृति का अंग बना रहता है जब तक वह मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है।
मानव अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नए नए आविष्कार करता है। ये आविष्कार और मानव के अनुभव संस्कृति के तत्व बन जाते हैं। इस प्रकार मानव द्वारा निर्मित संस्कृति के विभिन्न तत्व व स्वयं संस्कृति मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। सातवीं आती है संस्कृति में अनुकूलन की क्षमता होती है। संस्कृति में अनुकूलन व परिवर्तनशीलता का गुण निहित होता है। अब जो कह रहा है कि अनुकूलन और परिवर्तनशीलता का, यानी कि अनुकूलता उसमें सामंजस्य बिठाने की और परिवर्तनशीलता का गुण है। संस्कृति में समय, स्थान और परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं। विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों जैसे मैदानी भागों, पहाड़ी क्षेत्रों, रेगिस्तान, दुर्गम स्थानों, शीत प्रदेशों आदि स्थानों की संस्कृतियों में पर्याप्त भिन्नता देखने को मिलती है या पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है। पहाड़ी प्रदेशों की संस्कृति मैदानी भागों से भिन्न होती है। उसी प्रकार ठंडे प्रदेशों के लोगों की जीवन शैली एवं जनरीतियाँ गर्म प्रदेशों में रहने वालों से भिन्न होती हैं। इस प्रकार भिन्नता का कारण यह है कि प्रत्येक स्थान की संस्कृति अपनी भौतिक परिस्थितियों के साथ अनुकूलन कर लिया है। भौगोलिक परिस्थितियाँ संस्कृति के कुछ भागों व तत्व में परिवर्तन तो लाती है, पर पूर्ण रूप से इसको निश्चित नहीं करती हैं। संस्कृति के विभिन्न तत्वों व इकाइयों में समय के साथ साथ परिवर्तन होता रहता है, परंतु ये परिवर्तन एकाएक न होकर अत्यंत धीमी गति से होता है। परिवर्तन समंजन की यही प्रक्रिया अनुकूलनशीलता कहलाती है। कह रहे हैं यहाँ जो परिवर्तन की जो समंजन की प्रक्रिया है, इसी को अनुकूलनशीलता भी कहा जाता है। अब आठवीं विशेषता आती है संस्कृति एक आदर्श के रूप में है। संस्कृति एक आदर्श के रूप में है। संस्कृति समूह के लोग अपनी संस्कृति को आदर्श मानते हैं। संस्कृति इसलिए भी आदर्श होती है कि यह किसी व्यक्ति के विशेष के व्यवहार की देन न होकर के संपूर्ण समूह के व्यवहार को प्रदर्शित करती है। ये सामूहिक व्यवहार समूह द्वारा स्वीकृत होते हैं, इसलिए ये आदर्श माने जाते हैं। प्रत्येक समूह अपने सदस्यों से इन आदर्शों के अनुरूप व्यवहार करने की अपेक्षा रखता है तथा इन आदर्शों के पालन के लिए लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बाध्य करता है। जैसे बड़े बुजुर्गों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए उनके सामने झुकना, पांव छूना आदि। जब दो संस्कृतियों की तुलना की जाती है तो व्यक्ति अपनी संस्कृति को आदर्श बताने का प्रयास करता है। उदाहरण के अनुसार भारतीय संस्कृति व पाश्चात्य संस्कृति की तुलना में जब एक भारतीय करता है तो वह अपनी ही संस्कृति को श्रेष्ठ बताता है। जब भारतीय संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति की तुलना की जाती है तब एक भारतीय अपनी ही संस्कृति को श्रेष्ठ बताता है। नवी विशेषता आती है संस्कृति व्यक्तित्व निर्माण में सहायक है। जन्म के बाद मानव शिशु एक मानव निर्मित सांस्कृतिक पर्यावरण में प्रवेश करता है। मानव का पालन पोषण किसी न किसी सांस्कृतिक पर्यावरण में ही होता है। इसमें रहकर ही मनुष्य अपनी संस्कृति को आत्मसात करता है। संस्कृति के अंतर्गत प्रचलित रीति रिवाजों, प्रथाओं, परंपराओं, जनरीतियों, भाषा, धर्म, कला आदि का प्रभाव व्यक्ति के व्यक्तित्व पर पड़ता है। इसी कारण अलग अलग संस्कृतियों में पले व्यक्तियों का व्यक्तित्व एक दूसरे से भिन्न होता है, क्योंकि उनका पालन पोषण भिन्न भिन्न संस्कृति पर्यावरण में होता है। प्रोफेसर रूथ बेनेडिक्ट ने व्यक्तित्व पर पड़ने वाले संस्कृति के प्रभावों के महत्व को स्वीकार करते हुए लिखा है, व्यक्ति की संस्कृति उसे वह कच्चा माल प्रदान करती है जिसे वह अपने जीवन का निर्माण करते हैं। प्रोफेसर रूथ बेनेडिक्ट ने व्यक्तित्व पर पड़ने वाली संस्कृति के प्रभाव को महत्व को स्वीकार करते हुए ये बताया कि व्यक्ति की संस्कृति उसे कच्चा माल मानती है, कच्चा पदार्थ मानती है जिससे वह अपने जीवन का निर्माण करता है। यदि यह कच्चा माल अपर्याप्त है तो व्यक्ति का विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है।
और यदि ये पर्याप्त है तो व्यक्ति को उसका सदुपयोग करने का अवसर मिल जाता है। अतः स्पष्ट है कि व्यक्तित्व और संस्कृति के बीच घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व को निश्चित दिशा व स्वरूप प्रदान करने में संस्कृति का बहुत बड़ा योगदान है। 10वीं विशेषता आती है, संस्कृति में संतुलन व संगठन होता है। संस्कृति का निर्माण प्रत्येक समाज में विभिन्न छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर होता है। विभिन्न सांस्कृतिक तत्व एक दूसरे से पृथक ना होकर के आपस में बंधे हुए होते हैं। जो संस्कृति के तत्व है वो एक दूसरे से अलग ना होकर के आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, मिले हुए होते हैं। इसीलिए ये व्यवस्थित व संतुलित होते हैं। जिन तत्वों से संस्कृति का निर्माण होता है वे आपस में अनगढ़ रूप से जुड़े हुए थे, यानी कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बल्कि एक दूसरे के तत्वों से सामंजस्य स्थापित करते हुए जुड़े हुए हैं। जब संस्कृति के किसी एक तत्व में परिवर्तन आता है तो उसका प्रभाव अन्य तत्वों पर भी पड़ता है। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग सांस्कृतिक तत्वों का विकास होता है। क्षेत्रीय विभिन्नताओं के बावजूद संस्कृति के विभिन्न तत्व लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। इससे संस्कृति में एकीकरण व संगठन पाया जाता है। जिस प्रकार से हमारा समस्त जीवन संगठित व संतुलित होता है, उसी प्रकार संस्कृति के सभी तत्व संकुल व प्रतिमान भी संतुलित व संगठित होते हैं। किसी भी तत्व का अस्तित्व अलग थलग रहकर नहीं होता, बल्कि संस्कृति में ही होता है। सरल आदिम व ग्रामीण समाजों में संस्कृति की ये विशेषता अधिक स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। 11वीं विशेषता आती है, संस्कृति अधिवैयक्तिक व एवं अधिसावयवी है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री मानवशास्त्री अमेरिकी मानवशास्त्री क्रोबर ने संस्कृति की इस विशेषता की चर्चा करते हुए कहा है कि संस्कृति व्यक्ति एवं सावयवों से ऊपर है। यद्यपि संस्कृति का निर्माता स्वयं मानव है, परंतु जब संस्कृति का निर्माण हो जाता है तो वह व्यक्तियों से ऊपर हो जाता है, क्योंकि व्यक्ति उस संस्कृति के अनुरूप व्यवहार करता है। कोई भी अकेला व्यक्ति संस्कृति का निर्माण नहीं कर सकता, बल्कि यह संपूर्ण समाज व संस्कृति की देन होती है। कभी कभी कुछ समाज सुधारक समाज में कुछ मूल्यों, परंपराओं व प्रथाओं में परिवर्तन अवश्य लाते हैं, परंतु वे संपूर्ण संस्कृति को परिवर्तित नहीं कर सकते। संस्कृति किसी व्यक्ति विशेष की देन न होकर के संपूर्ण समाज में व समूह की देन होती है। अगर कहा जाए कि संस्कृति किसी एक व्यक्ति की देन है तो ये किसी एक व्यक्ति की देन नहीं होती है, संपूर्ण समाज या समूह की देन होती है। इसलिए उसमें निरंतरता का गुण भी पाया जाता है। एक व्यक्ति ना तो संस्कृति का निर्माण ही कर सकता है, ना ही उसमें कोई परिवर्तन। अगर पर्टिकुलर एक व्यक्ति ना तो उसमें कोई परिवर्तन कर सकता है और ना ही कोई उसमें उसका निर्माण कर सकता है। इस अर्थ में संस्कृति अधिवैयक्तिक होती है। इस कारण से इस संस्कृति को अधिवैयक्तिक कहा जाता है। सावयवी शब्द का प्रयोग मानव व अन्य जीवित प्राणियों के लिए किया जाता है। संस्कृति का निर्माण स्वयं मानव ने किया है। चूँकि मानव एक सावयव है, अतः उनके द्वारा निर्मित संस्कृति उससे अधिक होने के कारण अधिक सावयवी है।